रोकना पड़ेगा। मेरे साथ एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी लाइव जुड़ गए न्यूज़ 24 पर। गडकरी साहब, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं मानक गुप्ता बोल रहा हूं। गडकरी साहब थक गए होंगे सुबह से, बल्कि शाम से, जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सारे चैनलों पर ये समझा रहे हैं गडकरी जी आप कि इस पैकेज का और जो आज ब्रेकअप आया है उसका फायदा कैसे एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। आप तो खुद एमएसएमई के मंत्री हैं, जरा समझाएंगे सर कि एमएसएमई से डायरेक्टली देश की कितनी बड़ी आबादी जुड़ी हुई है और कैसे आज के पैकेज का फायदा उस आबादी तक पहुंचेगा। देखो, पहली बात तो ऐसे कि देश के जीडीपी ग्रोथ में 29% सहयोग एमएसएमई का है। देश के एक्सपोर्ट में 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं और अभी कुछ लोगों ने एमएसएमई रजिस्टर किया है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कुछ लोगों ने नहीं किया। ये संख्या 6.5 करोड़ से ज़्यादा है और इसलिए सबने रजिस्टर करना अच्छा होगा, जिसका फायदा सबको मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली बात कही कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिए गए हैं, जो 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। जैसे आपको 10 करोड़ की लिमिट एमएसएमई की थी तो 2 करोड़ एडिशनल बढ़ेगी, पर 2 करोड़ बढ़ने के बाद इसके कारण कोई कोलैटरल गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं होगी और 2 करोड़ बढ़ेगी तो 3 लाख करोड़ एमएसएमई के पास आएंगे और ये भारत सरकार इसकी गारंटी ले रही है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है कि 3 लाख करोड़ आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो सबऑर्डिनेट डेप्ट है उसके लिए 20,000 करोड़ रखे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि करीब 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था। अभी हम लोग ये 20,000 करोड़ का उपयोग जो बैंक के कानून में रिस्ट्रक्चर होने में अड़चन आती है उनको हम लोग ये पैसा देंगे ताकि वो नियम में बैठ जाए और रिस्ट्रक्चर और आसान होगा। और इसलिए हमने वो लिमिट 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। कम से कम 25 लाख एमएसएमई इसमें रिस्ट्रक्चर हो जाएगी, उनको नया जीवन मिलेगा। एक फंड ऑफ फंड है 10,000 करोड़ का, अलग अलग फंड मिलाकर वो 50,000 करोड़ होगा। और इसमें मैं सोच रहा हूं कि जैसे हमारा एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज बने, जैसे आप जैसे लोग भी एमएसएमई के शेयर ले, जिसका रेटिंग अच्छा है, जो एक्सपोर्ट करती है, जिनका जीएसटी का टर्नओवर ठीक, जीएसटी का टैक्स बराबर है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, वहाँ उसमें शेयर लेंगे तो 10 रुपये का शेयर 40 रुपये का होगा। तो हम लोग ये फंड ऑफ फंड का भी कर रहे हैं, जो बैंक के द्वारा भी और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो ये एक 50,000 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा। ये रोलिंग फंड रहेगा और इसके कारण ये घूमता रहेगा। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि ये आपका न्यूज़ 24 एक एमएसएमई है और मैंने इसका 10 रुपये का शेयर अभी 100 शेयर खरीदी किए, तो ये शेयर की कीमत हो गई 100 शेयर की 1,000 रुपये। कल अगर आपका शेयर 40 रुपये का हो गया तो 4,000 रुपये कीमत, तो 30,000 रुपये मुझे फायदा मिलेगा, मैं उसको बेच दूंगा और 30,000 रुपये रोलिंग फंड में डालूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि ये जो इक्विटी इन्फ्यूजन करके होगा, ये हाई पोटेंशियल एमएसएमई जो है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो अच्छा कर रही है, तो उनको मिलेगा, जो एक्सपोर्ट कर रही है। तो उसमें मेरा 10 रुपये का शेयर अगर 60 रुपये का हुआ 4 साल में, तो मेरा भी इनकम बढ़ेगा। तो 50,000 का फंड लाख रुपए का होगा, 1.5 लाख का होगा। तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज है बड़े बड़े, वैसे एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज करने की कल्पना, और बैंक को भी ये इक्विटी में देने की बात है। इसको हम लोग डिटेलिंग बाद में करेंगे। बाद में एमएसएमई की डेफिनेशन बदल गई है, मैं डिटेल में बाद में आपको इसका जवाब दूंगा। ओवरऑल ईपीएफ के में भी हम लोग उनका जो ईपीएफ का पैसा भरना पड़ता है इंडस्ट्री को, वो हम भरने के लिए तैयार है। और उसके साथ उसका भी बेनिफिट करीब 2500 करोड़ ये सपोर्ट मिलेगा अगस्त 220 ईपीएफ का, और जिससे 72.2 लाख एम्प्लॉयज इसका फायदा होगा और करीब 3.67 यूनिट को उसका फायदा होगा एमएसएमई के। ईपीएफ के लिए जो हमने कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस किया है 10% तक, 3 मंथ तक वो सरकार देगी, जिसमें लिक्विडिटी सपोर्ट है 6,759 करोड़। ये भी जाएगा, जो एक प्रकार से इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा जो उनको भरना पड़ रहा था। और बाद में 6.5 लाख एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ईपीएफ को के अंडर कवर होती है। वो 4.3 एम्प्लॉयज को या उनके ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल फंड इन हाथ में मिल जाएगा। तो ओवरऑल और भी डिटेल में है। तो पीएससी जो है, जो पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग और अलग डिपार्टमेंट है, 45 दिन में सब पेमेंट देने पड़ेंगे। और मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी ऐसा निर्णय करे तो लिक्विडिटी आएगी। ठीक है। और इसके बाद ई मार्केट प्लेसेस जो एमएसएमई के लिए वो भी बनाने की बात है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एमएसएमई के डेफिनेशन कैसे बदली है, जिसके कारण बहुत बड़ा फायदा
जो एमएसएमई के इंसेंटिव्स है, बाकी सबके इसका फायदा निश्चित रूप से इंडस्ट्री को मिलेगा। जब आप पूछेंगे तो इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जब वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा की, पूरा ब्रेकअप बताया इस पैकेज का, आज एमएसएमई सेक्टर के लिए सारे अनाउंसमेंट किए, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस लोन से कुछ नहीं होगा, आपको सीधा कैश देना चाहिए था एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, यूनिट लगाने वाले मालिकों के लिए भी और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी, और आम लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा जेब में नहीं होगा डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा एमएसएमई यूनिट्स खड़ी नहीं हो पाएंगी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप एमएसएमई को बेनिफिट देना चाहते हैं कि नहीं। अब बेनिफिट कैसा मिल रहा है ये देखो आप, ये अप्रस्तुत है। मुझे बताइए, 3 लाख करोड़ सरकार गारंटी लेके बैंकों के द्वारा एमएसएमई में जाएंगे, क्या इस पैसे से उनकी सेहत नहीं सुधरेगी? क्या उनकी लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी? क्या उनके एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं आएगा? क्या उनका मार्केट एक्सेस बढ़कर उनका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा? क्या उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ऐसा है, कुछ भी करो तो कुछ लोगों ने निगेटिविटी ले ली है तो उनका जवाब नहीं दे सकते। मैं इतना ही मानता हूं कि कोरोना का संकट बहुत गहरा है, पूरे विश्व पर है, और इकोनॉमिक लड़ाई और कोरोना के खिलाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऐसे समय हम राजनीति ना करें, जात पंथ धर्म भाषा पार्टी और सबसे ऊपर उठकर इस समय देश को एक दिशा से ले जाना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे तो राजनीति हर व्यक्ति को, पार्टी को करने का अधिकार है, वो जरूर करे। इस समय ये नहीं होता तो अच्छा होगा। हाँ। इतना मैं कहूंगा, बाकी विवादों में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, नहीं ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले एक और चैनल पे इंटरव्यू में गडकरी साहब ये कह दिया कि कोरोना वायरस किसी लैब में चाइना में डेवलप किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट भी यही बात कहते हैं कि उसे लैब में बनाया गया है। अगर ये आर्टिफिशियली किसी लैब में बनाया गया है, इसका मतलब फिर तो ये कोई नेचुरल डिजीज नहीं है, ये तो साजिश भी हो सकती है। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने कोई चाइना वगैरह का नाम नहीं लिया है। हाँ। वायरस 2 प्रकार के होते हैं, एक नैसर्गिक और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वायरस लेबोरेटरी में होता है। अब ऐसा है कि इस वायरस का हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, तो ये कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहां से आया पता नहीं है, मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया। हाँ। और इसलिए इसका वैक्सीन अब मिल जाएगा, और इसके टेस्टिंग इक्विपमेंट भी नहीं है। तो टेस्टिंग इक्विपमेंट भी हमको अभी तैयार हो रहे, दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है। अगर वैक्सीन लग जाएगा तो सब लॉकडाउन बंद हो जाएगा। हाँ। तो मेरा कहने का फीलिंग इतना ही है, जो ऑनेस्टली मैंने कहा, मैं बाकी चाइना अमेरिका विवाद ये सब में नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं कहना चाहता हूं कि ये इस आर्टिफिशियल वायरस का ऑप्शन वैक्सीन जल्दी मिल जाएगा तो हमारे प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाएंगे, और इसको डिटेक्ट करने की सिस्टम आ जाएगी। जैसे एयरपोर्ट में तुम जा रहे, रेलवे पे जा रहे हो, 1 मिनट ब्लड का ड्रॉप लिया, 1 सेकंड में देखा है या नहीं है, नहीं है, जाओ, तुरंत ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मैंने सिंपल बात कही है। अच्छा। बाकी उसके राजनीतिक विवाद, इंटरनेशनल राजनीतिक की बात नहीं है इसमें, और चाइना और इंडिया और अमेरिका, क्योंकि जब आपने आर्टिफिशियल कहा तो उससे मैसेज ये गया कि ये शायद किसी लैब में बनाया गया, आप ये कहना चाह रहे थे, और आप मंत्री हैं तो हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो या आपका अपना कोई ओपिनियन हो कि ये लैब में बनाया गया। ये देखो, ये अगर नैसर्गिक होता तो इसका वैक्सीन होता, नैसर्गिक होता तो उसको डिटेक्ट करने की सिस्टम होती। पूरे वर्ल्ड में किसी देश के पास ये नहीं है। अभी डेंगू है, मलेरिया है, सबके वैक्सीन है, इसके नहीं है। इसका मतलब मैंने ये अर्थ निकाला है कि ये नेचर से नहीं आया हुआ है, और इसलिए मैंने वो बात कही। मैं बाकी विवादों के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा जो कॉमन लैंग्वेज था, मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका वैक्सीन मिल जाएगा तो हमारा लाइफ रेगुलराइज हो जाएगा। यही बात मुझे कहनी थी। ठीक है। जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर दिखे हजारों लाखों की संख्या में, गडकरी साहब, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पैकेज आया इसमें थोड़ी देर हो गई। अगर ये पैकेज पहले आ गया होता तो हो सकता है कि इतने सारे मजदूरों को पैदल चलकर या और बाकी तरह से अपने घर नहीं जाना पड़ता, इतनी दूर दूर, इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं पिछले 20 दिन से सोशल मीडिया के द्वारा मेरी टोटल लिस्ट मेरे पास आई है। मैं ट्विटर पर 4,72,000 लोगों तक पहुंचा हूं, और फेसबुक पर 2,96,01,249 लोगों के पास पहुंचा हूं। ओवरऑल इंप्रेशन 7,68,01,249। और मेरा जो ब्रीफिंग, मेरे को जो फीडबैक मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक मैं आपको देता हूं। मैं बड़े बड़े लोगों से, छोटे एसोसिएशन तक मिला हूं, लोगों से मिला हूं, लेबर यूनियन से मिला हूं। लोगों के मन में डर है, फियर है, निगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हम सब लोगों ने मिलकर खड़ा करना चाहिए। और इस फियर के कारण लोग चले गए घर की तरफ। ये उन राज्यों से ये राज्य में आए थे क्योंकि वो खुशी से नहीं आए थे, मजबूरी से आए थे, उनको रोजगार नहीं था। और अगर उनका रोजगार तुरंत मिल जाएगा तो वो नहीं जाएंगे, और रोजगार मिल जाएगा तो वापस आएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो मजदूर है, एक तो हमने एनएचआई में 80-90% काम शुरू कर दिए, अब मजदूर भी काम कर रहे, काम शुरू हुआ। ट्रैफिक 90-75% गुड्स ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक चालू हो गया। हमारे पोर्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया। आज ही मैंने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर में कम से कम 60 लाख लोग काम करते हैं, उनका रोजगार है, तो आप उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके परमिशन दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहता हूं जो मेरे इस अनुभव से आई, कि हमको कोरोना के साथ आर्ट ऑफ लिविंग सीखना होगा। कोरोना वायरस के साथ, अरे आर्ट ऑफ लिविंग है, मास्क लगाना मैंडेटरी है, दूसरी ओर 1 मीटर का डिस्टेंस 2 व्यक्तियों के बीच में मेंटेन करना आवश्यक है, और तीसरी बात, ऑफिस और घर में आते समय आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथ को। और 2 बातें इंडस्ट्री के लिए है कि उनको फूड एंड शेल्टर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कोरोना वायरस का संक्रमण न हो, और ट्रांसपोर्ट में एक बस में 25 से ज्यादा लोग ना बैठे, 1 मीटर का डिस्टेंस रखे। और धीरे धीरे इस प्रकार से लॉकडाउन में भी हमको हमारी हर चीजों को रेगुलराइज करना पड़ेगा, रूटीन करना पड़ेगा, पर उसके प्रिंसिपल को राज्य सरकार और भारत सरकार के गाइडलाइंस का उपयोग करते हुए। और इसलिए वो मैंने कहा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। तो ठीक है, और इसमें आप लोग मीडिया भी बहुत बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गडकरी लोगों को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और ये आर्ट ऑफ लिविंग भी समझाइए, उससे डर और फियर नहीं होगा, तो ये माइग्रेंट लेबर जैसी समस्याएं नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। दुनिया भर में गडकरी साहब यही हो रहा है। सारे देश अब समझ गए हैं कि ये कोरोना वायरस कहीं जाने वाला है नहीं, वैक्सीन है नहीं, दवा है नहीं, और इकोनॉमी को उठाना है, उसे चलाना है, वरना भूखमरी हो जाएगी। लोग बीमारी से ज्यादा दूसरी वजहों से मरने लग जाएंगे। तो अब 17 तारीख को जब लॉकडाउन 3 खत्म होगा, गडकरी साहब, लॉकडाउन 4 के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं नए रंग रूप का होगा। कुछ आप उस पर कुछ लाइट डाल सकते हैं, किस तरह का होगा या होना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, अनेक सेक्रेटरी के अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। मेरे जैसे अनेक मंत्रियों को उनके राज्यों में जो जो फीडबैक मिलता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय हमसे लेती है, और मुझे लगता है इसके बारे में उचित निर्णय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इसकी गाइडलाइन इशू करेंगे। अब हमको जो कुछ कहना है, जो मुझे लगता था वो मैंने वहां तक उनके पास पहुंचा है। मैं ब्रॉड्स में इतना ही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के साथ जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग की सिस्टम को अपनाकर हमारे डेली लाइफ को हमको नियमित करने के मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। इसमें मेरी भाव आ गया। बाकी इसके डिटेलिंग जो है वो करने का अधिकार प्रधानमंत्री जी का और उन मंत्रालय का है। वो उसके बारे में उचित समय में उचित निर्णय घोषित करेंगे। ठीक है गडकरी जी, आपको लगता है कि इसकी वैक्सीन, अब आप केंद्र सरकार में हैं और अब हमारी जानकारी तो यह है कि सारा का सारा जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्स है कोरोना वायरस का सरकार का, वो आपने ही उसे पूरा शेप किया है। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि सरकार में अब वो फीलिंग आ गई है, लॉकडाउन का जो नतीजा निकलना था वो निकल चुका है। अब चाहे बीमारी का ग्राफ या मरीजों की संख्या बढ़े, तब भी हमें इकोनॉमी चलानी है। ये बहुत टफ डिसीजन अब सरकार के लेवल पर हो गया है। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि अरुणाचल में और गोवा में अब कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है, उन्होंने जीत हासिल की है। केरल में पेशेंट बढ़ रहे थे, केरल ने भी सफलता हासिल की है। केरल के मॉडल को भी अध्ययन करना पड़ेगा सभी राज्यों को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि हम इसके बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको अपना कर जाए तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। दूसरा, जो वैक्सीन की बात मैंने भी की और आपने भी की है, मुझे लगता है जो कुछ जानकारियां मुझे मिली, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, जल्दी ही दुनिया को इसका वैक्सीन मिल जाएगा। सब देशों में, अनेक देशों में इसका काम चल रहा है। चाइना में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, इसराइल में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। और इसके डिटेक्ट करने की सिस्टम भी मॉडर्नाइज आ जाएगी, और ये आने के बाद हमारा लाइफ एकदम रेगुलराइज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। और दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा करें। ठीक है। और निश्चित रूप से कोरोना की वार जीतकर हम इससे बाहर निकलेंगे, और इकोनॉमिक वार भी जीतेंगे और सफलता के साथ आगे मार्च करेंगे। ठीक है। कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, ये वाजपेयी जी की कविता थी। हम होंगे कामयाब,
और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये स्पिरिट हमारे पास चाहिए और इसी से हम आगे जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही है। अब जैसे बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, इवन देश के अंदर भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी जीरो पे आने वाली है। अब ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हो रहा है गडकरी जी, कब तक आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी 2019-18 जो पहले नीचे जा रही थी लेकिन संभलती हुई दिख रही थी, वहां पहुंच जाएगी? कितना समय आपको लगता है एमएसएमई खड़ा हो जाएगा, लोगों की जेब में पैसे चले जाएंगे, इकोनॉमी का चक्का चलने लगेगा? कब तक? मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से हम पॉजिटिव से ही पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ की तरफ आगे जाएंगे। जो निगेटिव हो रहा था वो नहीं होगा। अब मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं कि कितने दिन में होगा, पर 20 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 10% का पंपिंग जब इंडियन इकोनॉमी में होगा तो इसके मल्टीप्लाई इफेक्ट्स आने वाले समय में मिलकर इकोनॉमी पॉजिटिव वे में आगे बहुत निकलेगी, दौड़ेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी इकोनॉमिक्स ही बता सकते हैं कि 20 लाख करोड़ का पंपिंग होने के बाद इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमी एमएसएमई दौड़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। चाइना में जो इन्वेस्टमेंट जापानी लोगों की थी, प्रधानमंत्री जापान ने कहा है कि वो अगर चाइना के बाहर अपनी इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो वो पैकेज देंगे। पूरे वर्ल्ड में ये रिएक्शन है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हमारी एमएसएमई अब अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इस बहाने कर सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकती है। हमारी राज्य सरकार इसके लिए पीछे पड़े हैं। हम भी सभी एम्बेसडर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसका एडवांटेज ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज अपॉर्चुनिटी का, हम संकट का कन्वर्शन अपॉर्चुनिटी में करके फायदा कैसे ले, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, रोजगार कैसे निर्माण हो और गरीबी कैसे दूर हो। सब विषय का एक ही स्पिरिट है कि देश में रोजगार निर्माण हो। लेबर लॉ इसलिए बदले जा रहे कि रोजगार निर्माण हो, नई इंडस्ट्री, नई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए और उसके लिए हमारी गरीबी दूर हो और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। इसी फीलिंग से ये निर्णय हो रहे हैं। निश्चित रूप में इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, आखिरी सवाल गडकरी जी, ये आखिरी सवाल है मेरा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने कदम बढ़ाना है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। जैसा आपने कहा, चुनौती में मौका ढूंढना है, लेकिन स्वदेशी, आत्मनिर्भर देश में हमें सब बनाना है। ग्लोबल टेंडर्स में जैसे हमने देखा फॉरेन कंपनीज को बैन कर दिया है। ये प्रोटेक्शनिज्म जब हम करेंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा क्या? जो बाकी देश, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बाकी जो देश हैं, वो पलटवार नहीं करेंगे, वो नाराज नहीं होंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि 200 करोड़ के ऊपर के टेंडर भरने के लिए कोई ग्लोबल कंपनी को रोका नहीं हमने। 200 करोड़ तक के जो टेंडर है वो हमारे स्मॉल सेक्टर, एमएसएमई और यहाँ के इंडस्ट्री को मिलेंगे। ये बहुत स्वाभाविक है। देखो, स्वदेशी स्वावलंबन, इससे ही आत्मनिर्भरता आएगी। और स्वदेशी में मैंने बताया विलेज इंडस्ट्री, हमारा टर्नओवर पिछले साल का 88,000 करोड़ का है और मैं अब एग्रो एमएसएमई, फिशिंग एमएसएमई, ऐसे अलग अलग प्रकार की ग्रामीण, रूरल और वनवासी क्षेत्र से जुड़े हुए एमएसएमई को इनकरेज करना चाहता हूं। उसके लिए नीति बनाना चाहता हूं कि गांव में रोजगार निर्माण हो, गांव का उत्पादन बढ़े, गांव में इंडस्ट्री आए, और उसके लिए अपनी नीति बनाना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये संजीवनी है, ये अमृत है, एक प्रकार से मिला हुआ है। और जिसकी हालत खराब थी, जो आईसीयू में एडमिट था और जिसकी तबीयत खराब थी, उसको अगर अमृत मिल जाएगा तो उसका जीवन एकदम जोरों से दौड़ेगा। यही एक्सपेक्टेशन मेरा है और इसी दिशा में हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री, एमएसएमई सेक्टर के मंत्री नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। और प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो उसका ब्रेकअप दिया, उसको और विस्तार से हमें समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि इसका फायदा कैसे और किस किस को मिलने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ेगा, खबरें जारी हैं।